नमस्कार दोस्तों। व्यक्ति या कोई संगठन हो, वो चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक संगठन हो, किसी भी प्रकार का संस्थान हो, सभी अपना अपने हिसाब से काम करते हैं और जिस समय काम कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है वो सारे काम अच्छे ही होते चले जाए। उसमें से कुछ कमियां भी होती हैं और कमियां हो तो उसमें स्वीकार करने में किसी को परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है और हर एक से गलती होती ही होती है। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के इस समय मौजूदा जो सांसद राहुल गांधी कल जो दिल्ली में एक जो दलित समाज था, उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो गए हुए थे। वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक था। सब कुछ ठीक ठाक का मतलब था कि उनका था जो दलित समाज था, मुस्लिम है या पिछड़े वर्ग है, उन सब के लिए काम हो रहा था और इमरजेंसी की पीरियड में भी ये सब साथ में थे। लेकिन इसके बाद राजीव गांधी के बाद धीरे धीरे करके मुस्लिम समाज पूरा छिटक गया, दलित समाज पूरा कांग्रेस से दूरी बना ली। क्यों बना ली? कुछ तो वजह रही होगी। कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया या फिर उनको उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाई या रक्षा की ही नहीं, जिसके कारण से धीरे धीरे करके सारे जो उनके वोटर थे वो सब के सब बिखर गए और उसका फायदा क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको लाभ मिला। अब 1989 के बाद 90 के बाद कह सकते हैं कांग्रेस में जो सत्ता के बहुत करीब रहे, सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, तो उनको क्या जरूरत है? कोई साथ में आए या ना आए, उनको पता है कि जनता जाएगी कहाँ, घूम फिर करके हमारे पास आ जाएगी। लेकिन समय होता है, समय के अनुसार सारी चीज बदल जाती है। सारे उनके जो वोट थे, पक्के ध्रुव वोट थे, वो सब के सब धीरे 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 करके बिखरते चले, क्योंकि उन समाज की कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी मुखर बात करने ही वाला नहीं था। सब सत्ता में मदहोश, वो सत्ता में इतने मदहोश हो गए कि उनको इनकी चिंता नहीं रही। इसके बाद 2014 में जब कांग्रेस की सत्ता गई और बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई तो एक तरह से कांग्रेस साफ हो गई। 2014 में 44 सीटें, आप सोचिए, मात्र 44 सीटें पूरे भारत में, जो सबसे बड़ी पार्टी इतने सालों से सेवा करने वाली देश की 44 सीटें बची, तो इसकी कुछ तो वजह रही होगी।
2019 के चुनाव में भी कोई फायदा नहीं हुआ और 2-4-10 सीटों का बढ़त मिली। इसके बाद धीरे धीरे करके जो सत्ता में बने रहना चाहते थे या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, खूब पैसा कमाया, ऐसी स्थिति में ईडी का, सीबीआई का जो एक खौफ था, डर था, तो निश्चित रूप से वो पार्टी छोड़ने का मन बना, क्योंकि बीजेपी भी चाह रही थी कि किसी न किसी रूप में कांग्रेस को इतना कमजोर कर दो, इतना खत्म कर दो कि ये बचेगी। तो उनको मालूम था कमजोर नस कहां कहां है, और जो ईडी का, सीबीआई का डर दिखा दिखा करके और कांग्रेस से जो वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, बीजेपी ने ऐसे नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो कागज भी दिखाते थे, प्रूफ भी देते थे, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ नेता बीजेपी में गए और उन पर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा बंद हुआ, तो और जो नीचे रहे उनको भी लगा इससे बढ़िया क्या है यार, क्यों डर बने रहो, क्यों डर डर के जियो, क्यों घुट घुट करके जियो, छोड़ो कांग्रेस, सत्ता के साथ में रहेगा उसका फायदा मिलेगा। ये भी तो नहीं रहेगा कि ईडी का डर, कि सीबीआई का डर, कि या कोई लांछन लगाने वाला है कि इतने करोड़ का घपला, इतने करोड़ का घपला इन्होंने किया, उन्होंने किया। और एक तरह से बीजेपी ने कांग्रेस की जितनी गंदगी थी उसको साफ कर दिया। राहुल गांधी इस समय जहां पर, उसके पहले भी जो पर इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उस समय भी जहां जहां गलती रही है, पार्टी से हुई है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। और इस समय भी उन्होंने जब कल दिल्ली में उस ऑडिटोरियम में भाग ले रहे थे दलित समाज में, तो उन्होंने खुल करके अपनी बात कही कि कांग्रेस से गलती हुई है, गलती नहीं हुई होती तो आप लोग शायद हमको छोड़ करके नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, आपकी कोई बात ही नहीं करेगा, तो कोई भी हो छोड़ देगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और वादा भी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। जो आप लोगों के अधिकार हैं, वो चाहे दलित समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अपिछड़ा वर्ग हो, उस सभी का हक हम दिलाएंगे। और दिलाएंगे ही नहीं, उनको सत्ता के भागीदारी भी बनाएंगे। तो ये बहुत कम नेताओं में देखने को मिलता है कि जो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करे, और वही स्वीकार करने का साहस रखता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, ईमानदार होता है, वो वही साहस दिखा पाता है। अदरवाइज सभी अधिकांशतः जो राजनेता होते हैं वे राजनीति करते हैं अपने मीठी लच्छेदारों से, किस तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर ले, किस प्रकार से जीते, यही एक मूल मंत्र होता है और वो हर पार्टी का होता है। लेकिन राहुल गांधी निकल पड़े हैं अपने पार्टी को संभालने के लिए। क्या उनकी पार्टी भी उनकी सोच के अनुरूप चलेगी, या जो नहीं चलने वाले होंगे राहुल गांधी उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि जिस समय से कांग्रेस का नया दफ्तर बना हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से
कुछ नया होगा और राहुल गांधी एक जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनको ये भी नहीं है कि सत्ता आएगी कि नहीं आएगी, हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने भी कई बार कहा भी है कि हमें राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें जो करना है, जो सच्चाई के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर जो मुझे करना है वो करके दिखाएंगे और करेंगे, उससे हम विचलित नहीं होंगे। देखिए राहुल गांधी जी क्या कह। शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी। ये जो अमेरिकन बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, नाम सुना आपने इसका? और मतलब पूरी दुनिया SAT करना चाहती है क्योंकि उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलते हैं। जब ये SAT एग्जाम बनाया गया पहली बार अमेरिका में, तो एक अजीब सी चीज हुई। जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा था। और मतलब हर साल एग्जाम होता था, गोरे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉप स्कोरर्स होते थे, और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे और जो स्पेनिश स्पीकर्स थे वो सेकंड टियर, थर्ड टियर पे रहते थे। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार है, इनको मतलब समझ नहीं आ रही। और ये चला, मीडिया में आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन बैंक था, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा गया SAT का, वो अफ्रीकन अमेरिकन वालों से उसने लिखवा दिया। आपको पता है क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो शिक्षा का सिस्टम है वो एक्चुअली दो चीज है। एक वो लोगों को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हिस्ट्री सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, ये सब, मगर दूसरा वो हथियार भी है। आपने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था, आपका एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। मतलब पार्टिसिपेशन भी नहीं है, साहब को प्रोफेसर बना देंगे।
रिस्पेक्ट दे देंगे। नहीं, आपका कल्चर कहां है उसमें? एजुकेशन सिस्टम में कहां लिखा है कि 3000 सालों के लिए इस देश में दलितों को अछूत कहा गया? एक लाइन लिखी है, मैंने पढ़ी थी, मैं जब स्कूल में था, एक लाइन थी वहां पे, अनटचेबिलिटी, एक लाइन। अगर आपका सिस्टम होता 15-20 किताबें होती उस पे। तो सिस्टम में पार्टिसिपेशन देना और सिस्टम में कंट्रोल देना बिल्कुल अलग बात है। पार्टिसिपेशन आपको दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, अंबेडकर जी ने दिया, सबने दिया, मिलकर दिया, बट हमारी पूरी कोशिश हुई, मगर कंट्रोल आपको नहीं मिला। और जब तक आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, पार्शियल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कंट्रोल, आज तो 0% है, 00 नेगेटिव चल रहा है आजकल। जब तक थोड़ा सा कंट्रोल, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए? तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे, उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो ये जो हमने फोटो लगा रखी हैं, अंबेडकर जी कैटलिस्ट थे। अंबेडकर जी ने, हम कह सकते हैं, आपकी सोच को रिफाइन किया, आपकी सोच को शेप किया, मगर शक्ति और सोच आपकी थी, हिस्ट्री आपकी थी, दर्द आपका था। तो मेरा कहना है कि मेरे सामने इस भीड़ में 600 अंबेडकर बैठे हुए हैं। रियलिटी है, क्योंकि आइडियाज आपसे निकले थे, सोच आपसे आई है। और आजकल क्या हो रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक्चुअली ये दलित इमेंसिपेशन,
पिछड़ों के इमेंसिपेशन का नया फेज है, ये शुरू हो रहा है। क्योंकि अब हमने बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो पिछला फेज था जिसके बारे में आपने बात की वो खत्म हो गया है। उसमें अब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, रास्ता बंद है। और हम कितनी भी कोशिश करें इस स्ट्रक्चर में, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। यह स्ट्रक्चर अब बीजेपी ने, आरएसएस ने टोटली कैप्चर कर दिया है। आप मुझे बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं, टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। जीरो। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका, बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करते हैं, आप लोग जीएसटी देते हो, आप जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जैकेट पहना हूं, अगर यही जैकेट अदानी खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने दी उतनी वो ही देता। आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, और मुझे बता दो उसमें दलित कौन है। 15% आपकी आबादी है, 200 में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, 3 तो होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, एक भी नहीं है, जीरो, -0, कोई है ही नहीं। मैनेजमेंट टीम की बात करो, वहां नहीं मिलेंगे आपको।